हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है दैट इज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम nervous system, a very important topic that is increase intracranial pressure. So first of all हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि what is intracranial pressure, what are the normal intracranial pressure, है ना। ये सारी चीजें पहले पता होगी तभी तो हम बताएंगे कि what is the increase intracranial pressure, ठीक है ना। So देखो, हमारा ये क्रेनियम है, हमारा ये पूरा लाइक स्कल है। स्कल में हमारे क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज द ब्रेन टिश्यू, राइट। ब्रेन टिश्यू है, हमारा CSF है और हमारा ब्लड है। ये 3 चीज है, ठीक है। एंड मतलब हमारा ये क्रेनियम है, इन क्रेनियम में ये 3 कंपोनेंट्स है एंड इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, ये 3 कंपोनेंट्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल मतलब क्रेनियल के अंदर। क्रेनियल के अंदर क्या क्या चीजें, ये 3 चीजें हैं, ब्रेन टिश्यू, CSF एंड ब्लड। इनकी वजह से जो प्रेशर हो रहा है दैट इज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है ना। दैट इज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सो जो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होना चाहिए, दैट इज 10 to 20 mm ऑफ Hg। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होना चाहिए। दिस इज इन mm ऑफ Hg, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 10 to 20 mm ऑफ Hg हमारा क्रेनियल के अंदर प्रेशर होना चाहिए, दैट इज द नॉर्मल। बट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कब बोलेंगे, जब हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो मोर देन 20 mm ऑफ Hg फॉर मोर देन 5 मिनट के लिए हो जाएगा, है ना, उसको बोलेंगे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सो बेसिकली ये कैसे होगा, देखो हमारा क्रेनियम है, उसमें हमारा CSF है, ब्लड है एंड क्या है, उसमें हमारा ब्रेन टिश्यू है, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स है। लेट्स सपोज अगर ये तीनों कंपोनेंट फिक्स अमाउंट में होना चाहिए, है ना, तीनों कंपोनेंट फिक्स अमाउंट में होना चाहिए। लेट्स सपोज कोई एक कंपोनेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे कंपोनेंट को कम होना चाहिए, सो दैट वो जो प्रेशर है, वो जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। सो लेट्स सपोज अगर ब्रेन में स्वेलिंग हो गई, ब्रेन टिश्यू में एडिमा हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो हमारा ब्रेन टिश्यू इंक्रीज हो रहा है। ब्रेन टिश्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या होना चाहिए था, या तो CSF को कम होना चाहिए था, या फिर ब्लड जो वॉल्यूम जो अंदर हमारा ब्लड है उसको वॉल्यूम का कम होना चाहिए था, है ना। या तो CSF का कम होना चाहिए था या ब्लड वॉल्यूम का कम होना चाहिए था, ठीक है ना। सो ये, या फिर लेट्स सपोज अगर ब्लड वॉल्यूम ही इंक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेट्स सपोज लाइक हमारा ब्लीडिंग हो गई अंडर, लाइक इन स्ट्रोक ब्लीडिंग हो गई, या फिर कुछ क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसिस वगैरह, कुछ हेमाटोमा वगैरह हो गया। सो अगर अंदर ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होना चाहिए था, या तो CSF को कम होना चाहिए था, या तो हमारा ब्रेन टिश्यू को कम होना चाहिए था। या फिर लेट्स सपोज CSF ही इंक्रीज हो जाए, लाइक इन हाइड्रोकेफेलस अगर CSF इंक्रीज हो गया तो या तो ब्लड वॉल्यूम को कम होना चाहिए था या फिर ब्रेन टिश्यू को कम होना चाहिए था, है ना। तो ये अगर कम होता इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट तो लाइक नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल प्रेशर मेंटेन रहता। बट इन सर्कमस्टेंसेस क्या होगा कि अगर ये डिक्रीज नहीं होगा, कोई भी एक कंपोनेंट अगर इंक्रीज हुआ तो अदर कंपोनेंट में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर डिक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेशर जो हमारा क्रेनियम के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो हमारा जो ब्रेन को जो परफ्यूजन हो रहा था, जो ऑक्सीजन मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेस ऑक्सीजन पहुंचेगा, लेस ब्लड सप्लाई होगी, है ना। क्यों होगी, क्योंकि देखो जो हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है वो क्या होता है, हमारा मीन एट्रियल प्रेशर माइनस इंक्रीज इंट्राक्रेनियल माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, है ना। जो हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है ना वो क्या होता है, दैट इज हमारा मैप मीन आर्टियल प्रेशर माइनस हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है। तो अगर हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, और मैप तो नॉर्मल ही है, मैप जो हमारा लाइक 95 समझ लो, 95 है। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा, कम होगा ना। सो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, सेरिब्रल इस्कीमिया होगा, सेल डेथ होगा, तो उसकी वजह से और स्वेलिंग होगी। जो ब्रेन टिश्यू की स्वेलिंग क्या हो जाएगी, और फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। सो स्वेलिंग इन हो जाएगी। अब स्वेलिंग होगी तो अब वो कंपोनेंट इतना बड़ा जो ब्रेन का जो टिश्यू है स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कहीं तो जाना है ना, तो वो क्या होने लगेगा, वो हर्निएट होने लग जाएगा, वो नीचे आने लग जाएगा, हर्निएशन होने लग जाएगा, वो ब्रेन स्टेम पे आ जाएगा, पूरा नीचे आने लग जाएगा। सो क्या होगा, हर्निएशन हो जाएगा। मतलब क्या प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम होने लगा, ब्रेन का
इस्कीमिया, सेल एंड डेथ वगैरह होने लग जाएगा, तो स्वेलिंग होगा, एडिमा होगा, तो उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, हर्निएशन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हर्निएशन हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, यहाँ से भी एमसीक्यू एग्जाम में बार बार आ चुके हैं कि सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। सो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज मीन एट्रियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है ना। सो नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना होना चाहिए, 60 to 80 mm ऑफ Hg इज द नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, मतलब कि जो हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 60 होना चाहिए, और हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होना चाहिए, लेस देन 20 mm ऑफ Hg होना चाहिए। दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर गोल कि ICP शुड बी लेस देन 20 mm ऑफ Hg and cerebral perfusion pressure is more than 60 mm of Hg, ठीक है ना। मीन आर्टेरियल प्रेशर का निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल्स टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन में 3, ठीक है ना। दिस इज द नॉर्मल मैप का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो हमारा हर्निएशन हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, मैं बताती हूँ आपको एमसीक्यू कहाँ से आ सकता है। सो सबसे पहले एमसीक्यू आएगा कि नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है, दैट इज 10 to 20 mm of Hg। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर कब बोलेंगे, व्हेन इट इज मोर देन 20 mm of Hg। थर्ड क्वेश्चन इज कि हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर से निकालने का आ सकता है, फोर्थ हमारा मैप से निकालने का आ सकता है, सिक्स हमारा नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर से पूछ सकते हैं कि कितना होना चाहिए। और हमारा एक और क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है, यहाँ पे इस वाले स्लाइड से कि हर्निएशन होगा। सो मोस्ट कॉमन हर्निएशन कौन सा होता है, दैट इज द ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन होता है। एंड देन अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो आपको ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन बोलना है। एंड उसके बाद लाइक सब फेल्साइन हर्निएशन भी होता है, जिसको हम मिड लाइन शिफ्ट बोलते हैं। आपने सुना होगा, अगर आपने न्यूरो में काम किया होगा कि मिड लाइन शिफ्टिंग हो गई, दैट इज द हर्निएशन को ही मिड लाइन शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हमारा पैथोफिजियोलॉजी है ना, कुछ भी लाइक हेड इंजरी हुई, कुछ भी एनी कंडीशंस लाइक ब्रेन ट्यूमर या फिर सबअर्कनॉइड हेमरेज, स्ट्रोक, है ना, कोई भी टॉक्सिक या फिर वायरल एनकेलोपैथी, कुछ ये सारे कुछ भी एनी कॉजेज, ये सारा हमारा कॉज है, दिस ऑल आर द कॉज। इनमें से कोई भी कॉज होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ICP इंक्रीज हो जाएगा, सेरिब्रल परफ्यूजन कम होगा, स्वेलिंग होगा और हमारा ब्रेन हर्निएशन हो जाएगा, ठीक है ना। देन कमिंग टू, ठीक है ये हो गया, तो ICP का हमें पता कैसे चलेगा कि भैया अब हम तुरंत मेजर तो नहीं करने लग जाएंगे, कुछ तो क्लिनिकल फीचर्स होगा, कुछ तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि यस दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हमें तुरंत के तुरंत कुछ मेजर लेना चाहिए, कुछ हमें कुछ भी मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह करना चाहिए, सो दैट फर्दर इंक्रीज ना हो एंड फर्दर डैमेज ना हो, फर्दर हर्निएशन वगैरह ना हो, ठीक है ना। सो चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट अर्लीस्ट साइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से वेरी टाइम्स MCQ हैज कम कि ICP इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा। सो मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट अर्लीस्ट साइन इज द चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेट्स सपोज पेशेंट M6 था, पेशेंट इज M6, पेशेंट इज E4 V5 M6 एंड नाउ द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो लाइक पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। सो चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द अर्लीस्ट साइन, लाइक पेशेंट एजिटेट होगा, स्लोइंग ऑफ स्पीच, डिले इन रिस्पॉन्स, स्टूपर, ये सारा साइन होता है। उसके अलावा लाइक हेडेक, मोस्ट कॉमनली फ्रंटल हेडेक, पेशेंट बोलेगा यहाँ पे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लाइक ऐसे ऐसे बेंच करेगा ना, यहाँ पे हेडेक हो रहा है, सो दैट इज द मोस्ट कॉमन फ्रंटल हेडेक, है ना। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, है ना, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एंड लाइक जो ICP इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, सिक्स्थ नर्व में कंप्रेशन वगैरह होगा, तो उसकी वजह से सिक्स्थ नर्व पैल्सी की वजह से आपको डिप्लोपिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। एंड लाइक बहुत लाइक दिस ऑल आर द वेरी अर्लीस्ट साइन। उसके बाद भी आप मैनेज नहीं करोगे तो लाइक कुशिंग्स ट्राइड भी देखने को मिलता है। कुशिंग्स ट्राइड में लाइक ब्रेडिप्निया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है ना, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हमारा BP इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन। सो चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो ब्रीदिंग है ना वो डीपर 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 एंड देन पीरियड ऑफ एपनिया आ जाएगा, है ना, डीपर 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 पेशेंट सांस लेगा, एकदम पीरियड ऑफ एपनिया, देन अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखा है इंपॉर्टेंट थिंग कि लेट्स सपोज एग्जाम में ऐसे आ सकता है लाइक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन सीन इन लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर,
इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एक्यूट माउंटेन सिकनेस एंड फोर्थ और कोई ऑप्शन दे देगा एंड पूछेगा इनमें से क्या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन है वो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी देखने को मिलता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी देखने को मिलता है और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा और भी और क्या हो सकता है, बायोट्स रेस्पिरेशन भी होता है। बायोट्स रेस्पिरेशन इज लाइक सिमिलर ही है बट इसमें इरेगुलर होगा। चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन में क्या होता है, पूरा रेगुलर होगा, रेगुलर डीप 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 जाएगा एंड देन पीरियड ऑफ एपनिया, ठीक है ना। रेगुलर लाइक डीप 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 गया एंड देन पीरियड ऑफ एपनिया। ये बायोट्स रेस्पिरेशन में ये पूरा रेगुलर नहीं होगा, लाइक इट इज इरेगुलर रेगुलर ब्रीदिंग, है ना, इरेगुलर इरेगुलर ब्रीदिंग होगा, दैट इज द बायोट्स रेस्पिरेशन। एंड लाइक अभी भी मैनेज नहीं करोगे तो एगोनल ब्रीदिंग होता है, लाइक पेशेंट द लास्ट ब्रीदिंग बिफोर डेथ, लाइक ऐसे लाइक एंड डेथ हो जाता है, दैट इज द एगोनल ब्रीदिंग। एगोनल ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, लास्ट ब्रेथ ड्यूरिंग जस्ट बिफोर डेथ, दैट इज द एगोनल ब्रीदिंग, ठीक है ना। उसके अलावा हचिंसन प्यूपिल भी देखने को मिलता है, दैट इज द मिड इप्सिलेटरल डायलेटेड प्यूपिल देखने को मिलेगा, है ना। एंड जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है ना वो ब्रिस्क हो जाती है, बेविंस्की साइन पॉजिटिव मिलता है देखने को, ठीक है ना। फंडस जब आप एग्जामिन करोगे तो आपको पेपिले एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड इन लाइक वेरी इम्पेंडिंग कंडीशन, बहुत लाइक बहुत एकदम लास्ट स्टेज पे जब ब्रेन का हर्निएशन हो जाता है तो तब आपको डी कॉर्टिकेट एंड डी सेरेब्रेट पोस्चरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो देखो ये जो क्लिनिकल फीचर्स है ना ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करेंगे एग्जाम में, क्या करेंगे आपको बोल देंगे कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, तो इसमें से कोई भी 3 दे देंगे एंड बोलेंगे कौन सा नहीं था तो फोर्थ कुछ और दे देंगे। सो आपको ये सारे साइन पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आईसीपी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये आपको सारा साइन पता होना चाहिए। डी कॉर्टिकेट की अगर मैं बात करूं, सो डी कॉर्टिकेट में क्या होता है ना, देखो डी कॉर्टिकेट एंड एक हमारा डी सेरिब्रेट होता है। मैं इमेज यहाँ पे डालना भूल गई हूँ। डिकॉर्टिकेट में क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसी। डिकॉर्टिकेट में क्या होगा, दिस इज एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है ना, लेट्स सपोज ये पेशेंट है, इसमें जो है ना एबनॉर्मल फ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एंड जो हमारा लेग है वो क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा, एक्सटेंशन होगा, दैट इज द एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है ना। इसके बाद भी आप मैनेज नहीं करोगे तो फॉलोड बाय क्या होगा, डी सेरिब्रेट पोजीशन हो जाएगा। डी सेरिब्रेट में क्या हो जाता है, डी सेरिब्रेट इज, देखो ई आ रहा है ना, ई आ रहा है, तो इट इज एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो हाथ है लाइक इट इज लाइक ऐसे हो जाएगा, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है ना, दिस इज द एबनॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है ना। सो डी कॉर्टिकेट एंड डी सेरिब्रेट ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो सीन इन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब ब्रेन हर्निएशन वगैरह हो जाता है तो ये साइन भी देखने को मिल सकते हैं ना। एंड दिस ऑल आर द अर्लीस्ट साइन, उसके बाद ये सारा देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो ये सारा साइन आपको क्लिनिकल फीचर्स याद करने हैं, ठीक है। क्या होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कब बोलते हैं वो इंक्रीज हो गया, है ना, क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या उसके क्लिनिकल फीचर्स है, हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। अब हम मैनेज कैसे करेंगे, हमें पता चल गया ये क्लिनिकल फीचर है तो हम मैनेज कैसे करना स्टार्ट करेंगे। सो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, सो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द एलिवेशन ऑफ द बेड। हमें जो हेड एंड है ना वो 15 to 30 डिग्री हमें एलिवेट करके रखना है। कभी भी अगर किसी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज, आपको लग रहा है कि उसका आईसीपी इंक्रीज है, तो कभी भी उसका जो टेंडनबर्ग पोजिशन, कभी भी सुपाइन पोजिशन नहीं देना है। वी हैव टू एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड, दैट इज लाइक 15 to 30 to 45 डिग्री तक हमें एलिवेट करके रखना है, ठीक है ना, दैट इज द एलिवेशन ऑफ द बेड, ठीक है ना। देन कमिंग टू मेडिकल मैनेजमेंट, फार्मा मैनेजमेंट, सो ऑस्मोथेरेपी देते हैं। ऑस्मोथेरेपी में लाइक हम मैनिटोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमनली दैट इज यूज इज मैनिटोल देते हैं, ठीक है ना। बट लेट सपोज अगर किसी भी हॉस्पिटल में अगर मैनिटोल अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम 3% सलाइन भी दे सकते हैं, 3% सलाइन भी दे सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं या फिर ग्लिसरॉल भी दे सकते हैं थ्रू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, ठीक है ना। सो ये हमारा ऑस्मोथेरेपी हो गया। सो फर्स्ट हमारा एलिवेशन ऑफ बेड हम करेंगे, सेकेंड हमारा ऑस्मोथेरेपी हो गया, ठीक है ना। एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो 5% डेक्सट्रोज एंड हाइपोटोनिक फ्लूइड जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, वो हम आईसीपी इंक्रीज में हम नहीं देते ये पेशेंट में, ठीक है ना। सो हमने बेड को एलिवेट कर दिया, हमने ऑस्मोथेरेपी दे दिया, ठीक है ना। स्टिल जो पेशेंट का जो आईसीपी है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। सो क्या करते हैं यहाँ पे, वेंट्रिकुलोस्टोमी करते हैं। वेंट्रिकुलोस्टोमी क्या है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। मतलब क्या कहते हैं, वेंट्रिकल स्टोमी, मतलब कि वेंट्रिकल में होल करके कुछ डालते हैं ना, वेंट्रिकल में कुछ होल कर रहे हैं, दैट इज अ वेंट्रिकुलोस्टोमी। सो मतलब क्या है, इट इज इंट्रा वेंट्रिकुलर कैथेटर,
मतलब कि ये जो वेंट्रिकल्स है ना, इसके अंदर कैथेटर डालते हैं, लाइक यहाँ पे होल करके, है ना, यहाँ पे ब्लर होल करके, यहाँ पे ड्रिल करके होल करते हैं एंड वेंट्रिकल्स में एक कैथेटर डालते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है ना, इन इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर। एंड वो जो कैथेटर होता है ना, उसमें फाइबर ऑप्टिक ट्रांसड्यूसर होता है, जो कैथेटर के टिप पे क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर होता है, जो कि वेंट्रिकल्स में रहता है। एंड वो क्या करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर कैथेटर सेंसर होता है। तो जैसे ही अगर आईसीपी मोर देन 25 mm ऑफ एचजी होगा, जैसे ही वो, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रांसड्यूसर है, वो अंदर है, प्लेस है ना, इसके अंदर ट्रांसड्यूसर है, वो अंदर प्लेस है, ठीक है ना, एंड बाहर सारा लाइक तामझाम लगा हुआ है। तो जैसे ही वो सेंस करेगा कि यहाँ पे जो आईसीपी है वो मोर देन 25 mm ऑफ एचजी हो गया, जैसे ही वो सेंस करेगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर मोर देन 25 mm ऑफ एचजी है, वो क्या करेगा, ही इज वेरी चालाक, वो क्या करेगा, वन वे वेल्व होता है, सो वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एक वन वे वेल्व होता है, वो ओपन हो जाएगा और सीएसएफ यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो सीएसएफ बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स आईसीपी कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, 3 कंपोनेंट्स होता है, अगर कोई भी एक कंपोनेंट्स हम कम कर देंगे तो आईसीपी क्या हो गया, कम हो गया। सो सीएसएफ हमने बाहर ले लिया तो क्या हो गया, आईसीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये काम करता है ये, ठीक है ना। सो वन वे वेल्व होता है, ओपन होता है, सीएसएफ बाहर फ्लो आउट हो जाता है एंड आईसीपी कम हो जाता है, ठीक है ना। एंड जैसे ही 25 से कम होता है वो वेल्व क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। सो बहुत ही मस्त वाला चीज है ये, ठीक है ना। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से एमसीक्यू आता है कि हमारा सीएसएफ कहाँ प्रोड्यूस होता है, सबको पता है क्रोइड प्लेक्सस में। कैसे प्रोड्यूस होता है, एट 20 ml पर आवर, एवरी आवर 20 ml प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स वो 20 ml पर आवर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो 20 ml पर आवर से प्रोड्यूस होता रहेगा, कहीं रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो इतना सारा सीएसएफ हो जाएगा। तो मतलब कि जितना वो प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही वो रीअब्सॉर्ब भी होता रहता है एवरी आवर। सो 20 ml पर आवर से वो प्रोड्यूस होता है एंड सेम 20 ml पर आवर से वो क्या होते रहता है, रीअब्सॉर्ब होता है इन अरेकनॉइड विलाई में, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो हमने एलिवेशन ऑफ बेड कर दिया, हमने ऑस्मोथेरेपी दे दिया, हमने वेंट्रिकुलोस्टोमी भी कर दिया, स्टिल आईसीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली लाइक वेजोजेनिक सेरिब्रल एडीमा होता है ना, सेरिब्रल एडीमा होता है तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। लाइक इन स्ट्रोक, इन हेड इंजरी इट इज नॉट गिवन, लाइक स्ट्रोक या फिर हेड इंजरी होता है तो नहीं देते हैं। लाइक अगर एनकेलोपैथी, वायरल एनकेफेलोपैथी वगैरह होता है ना, सो लाइक इन दैट कंडीशन हम सेरिब्रल एडीमा जब होता है तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सिडेटिव्स भी देते हैं। लाइक उसके अलावा वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को सिडेटिव करते हैं, हम सिडेट करते हैं पेशेंट को, लाइक आइदर मिडाजोलम या फिर प्रोपोफॉल या फिर मॉर्फिन भी देते हैं। मॉर्फिन देके पेशेंट को सिडेट करते हैं, प्लस न्यूरोमस्कुलर पैरालाइज करते हैं, है ना, एंड देन पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हैं। तो बेसिकली हम पेशेंट को क्या करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देते हैं ना, ईटेड ट्यूब डाल देते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखते हैं एंड वेंटिलेटर पे क्या करते हैं, हम रेस्पिरेटरी रेट ना इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, CO2 बहुत ज्यादा बाहर जाएगा, CO2 क्या हो जाएगा, वॉश आउट होगा। तो CO2 वॉश आउट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है ना, CSF प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। CSF प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ICP कम हो जाएगा। बट इट इज डन फॉर ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि हम इलेक्टिव हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, है ना। मतलब कि हम रेस्पिरेटरी पेशेंट को हमने इंट्यूबेट किया, वेंटिलेटर पे रख दिया, रेस्पिरेटरी रेट जो है हमने इंक्रीज कर दिया है ना। इट मींस इलेक्टिव हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, बट इट इज डन फॉर ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम इलेक्टिव हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, है ना। सो ये हो गया। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम, उसके अलावा हम पेशेंट को वेजोप्रेसर्स भी देते हैं। सो यहाँ से MCQ आई थिंक एक बार आ रखा था, देखो कैसे आ रखा था मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजो प्रेसर्स देते हैं। वेजो प्रेसर्स थेरेपी क्यों देते हैं, देखो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला मैंने भी पढ़ाया था ना आपको, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इक्वल्स टू मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स क्या होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मैप तो लाइक सपोज मैप कांस्टेंट है, मैप 95 का 95 है और आईसीपी बढ़ता जा रहा है, आईसीपी लेट्स सपोज 25 हो गया। सो सीपीपी कितना हो जाएगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो अगर हमें सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को इंक्रीज करना है तो मतलब कि अगर हमने मैप इंक्रीज कर दिया, है ना, जितना आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, लेट्स सपोज आईसीपी 5 इंक्रीज हो गया, अगर हमने मैप भी 5 इंक्रीज कर दिया तो काउंटर बैलेंस हो जाएगा ना, काउंटर बैलेंस हो जाएगा तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, वेजोप्रेसर्स थेरेपी देते हैं। क्यों देते हैं, टू इंक्रीज मैप,
टू इंक्रीज मेन आर्टेरियल प्रेशर। सो लाइक हम डोपामीन, फिनाइल एफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन मतलब कि नॉर एड्रेनलिन वगैरह हम वेजोप्रेसर थेरेपी देते हैं टू डिक्रीज इन द कंडीशन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर सो दैट मैप इंक्रीज हो और सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज हो। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है रिलेटेड टू फार्मा कि डोपामीन इज यूज इन कार्डियोजेनिक शॉक, यस, सेप्टिक शॉक, यस, इन हेड इंजरी। तो अगर आपने ये पढ़ नहीं रखा होगा तो आप सोचोगे नहीं शॉक में तो देते हैं, बढ़िया बात है, हेड इंजरी में क्यों देंगे? हेड इंजरी में लाइक इन द कंडीशन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर डोपामिन इज यूज। तो इस तरीके से एमसीक्यू आता है जो कि हम समझ नहीं आता, ठीक है। सो इन लाइक इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर वेजोप्रेसर थेरेपी इज ऑल्सो यूज, ठीक है। सो अब तक आपको समझ में आ गया क्या क्या हमने किया? हमने एलिवेशन ऑफ बेड कर दिया, ऑस्मोथेरेपी इज आल्सो यूज्ड टू मैनेज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी, वेंट्रिकुलोस्टोमी भी करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी देते हैं, और हम इलेक्टिव हाइपर वेंटिलेशन करते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, है ना, या फिर हम वेजोप्रेसर थेरेपी भी हम देते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, फिनो ऑर्बिटल कोमा। ये क्या होता है फिनो ऑर्बिटल कोमा? हम पेशेंट को क्या देते हैं? हम पेशेंट को बार्बिटूरेट्स देते हैं। बार्बिटूरेट्स देते हैं, ये क्या होता है? सेरिब्रो प्रोटेक्टिव होता है। कैसे होता है? देखो, ये बार्बिटूरेट्स है, वो क्या करेगा? न्यूरॉन के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा? कम कर देगा। सिडेटिव्स है ना, कम कर देगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरॉन्स कम होगा तो ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म कम होगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है तो हमें एनर्जी की नीड भी तो कम हो जाती है ना। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरॉन कम होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो लॉन्जिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। मतलब कि जो सेल की जो लॉन्गेविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरॉन कम हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, एंड लॉन्जिविटी ऑफ जो सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर फिनो ऑर्बिटल कोमा, मतलब कि बार्बिटूरेट्स भी देते हैं बिकॉज दिस इज सेरिब्रो प्रोटेक्टिव, ठीक है ना। उसके अलावा हम और क्या करते हैं? थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया भी करते हैं। देखो, ये थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया वगैरह में तो इतना इंडिया में तो नहीं है, बट इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब फॉरेन कंट्री में तो कुछ भी कंडीशन हो तो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। इंडिया में तो लाइक पेशेंट का बहुत ज्यादा आईसीपी इंक्रीज हो जाता है तो डेथ ही हो जाता है, इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो सारी जो रिसोर्सेज है, जो फैसिलिटीज है, वो अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इन लाइक जो टर्सरी हॉस्पिटल है, लाइक काइंड ऑफ एम्स, उसमें भी ये सारी चीजें इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है, बट फॉरेन में तो सब कुछ बढ़िया सा अवेलेबल है, तो हर चीज अच्छे से हो जाता है। सो थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया में क्या करते हैं? जो ब्रेन है ना, ब्रेन का जो टेम्परेचर है वो लेस देन 33 डिग्री सेल्सियस करते हैं। क्यों? अगेन द सेम मैकेनिज्म कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम, मेटाबॉलिज्म कम होगा, क्योंकि हाइपोथर्मिया किया ना, तो हाइपोथर्मिया में क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो ऑफकोर्स लॉन्जिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सेम मैकेनिज्म। उसके अलावा डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी भी करते हैं, एज यू कैन सी इन द लाइक इन स्ट्रोक कंडीशन वगैरह, बहुत ज्यादा आईसीपी इंक्रीज होता है तो सीधा हम डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी कर देते हैं, लाइक हम पूरा स्पेस देते हैं, है ना, ब्रेन को वो होने के लिए। सो डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी भी करते हैं सो दैट हर्निएशन ना हो एटलीस्ट, है ना। सो ये हमारा था मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है दैट इज द कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फॉर आईसीपी अगर हमारा इंक्रीज रहेगा तो एक तो हमने पढ़ ही लिया, ब्रेन हर्निएशन, है ना, ब्रेन हर्निएशन हो सकता है। उसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। क्यों? लाइक अगर डायबिटीज इंसिपिडस हुआ, लाइक जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा? एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होगा, यूरिन का जो ऑस्मोलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सो ये हो गया। उसके अलावा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी हो जाता है, जिसमें हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो यूरिन आउटपुट ही एकदम कम आएगा, पूरा अंदर बॉडी के अंदर ही रहेगा, है ना। सो ब्रेन हर्निएशन हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये सारे हमारे कॉम्प्लिकेशन है फॉर इंक्रीज ICP. This is very very important topic. Every time one MCQ asked from this topic, like directly पूछ लेते हैं, indirectly पूछ लेते हैं, बट आप ये सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको बहुत ही समझ में आएगा, बहुत ही इजी से समझ में आएगा, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।